दोस्तों नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्क चैप्टर का आज हमारा 4th एपिसोड है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे हम टॉर्क के कंपोनेंट को कैलकुलेट करें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर एक्सिस की तरफ। आज हम एक कदम और आगे बढ़ रहे हैं और आज हम सीखेंगे कि कोई रिजिड बॉडी है, उसके ऊपर अगर मैं इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एक्ट करूं, दो फोर्सेस एक्ट कर रहा हूं, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है बट डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो उसकी वजह से जो टॉर्क हम कैलकुलेट करते हैं वो कितना निकल के आएगा। इस टॉर्क को हम बोल देते हैं टॉर्क ड्यू टू ए कपल। कपल का मतलब क्या है? कपल का मतलब है जो फोर्सेस हैं वो पेयर में है और दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो उनकी वजह से जो टॉर्क आएगा उसको हम बोलेंगे टॉर्क ड्यू टू कपल और मोमेंट ड्यू टू कपल। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्या खास है इस चीज में कि भाई आपको एक स्पेशल लेक्चर लेना पड़ रहा है इस टॉपिक के ऊपर? फोर्स की वजह से जो टॉर्क होता है वो तो नॉर्मल तरीके से निकल ही आएगा, इसमें ऐसी क्या खास बात है? तो मोमेंट या टॉर्क ऑफ ए कपल जो होता है वो एक फ्री वेक्टर होता है। वो कैसे फ्री वेक्टर होता है उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो पहले इसकी अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं, फिर इसके एक्सपेरिमेंट को भी परफॉर्म करके देखेंगे। तो चलिए जरा देखिए, मान लीजिए मेरे पास कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है। यहां पे ये मेरी डायरेक्शन है आई कैप, ये मेरी डायरेक्शन है जे कैप और ये मैं के कैप डायरेक्शन ले रहा हूं। और यहां पे कोई रिजिड बॉडी में मान रहा हूं। सोचिए कोई रिजिड बॉडी है इस जगह पे। इस रिजिड बॉडी पे मैं 2 पॉइंट ले लेता हूं, एक यहां पे और एक यहां पे। सोचिए यहां पे एक F1 फोर्स एक्ट कर रहा है इस तरफ, ठीक है, F1, और यहां पे F2 फोर्स एक्ट कर रहा है ऑपोजिट साइड में, F2, ठीक है। इधर मेरा F1 फोर्स है ये, और ये मेरा F2 फोर्स है, और F1 और F2 जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है भाई। मैग्नीट्यूड बराबर है बट डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है। आप इस तरह से कह सकते हो। मैं ये भी कह सकता हूं कि F1 को मैं F मान लेता हूं। सोचिए F1 को अगर मैं F बोल दूं तो F2 को फिर मुझे -F बोलना पड़ेगा। मतलब मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है। आप इस तरह से भी ले सकते हो। तो अगर मैं इन दोनों फोर्सेस की वजह से इस रिजिड बॉडी का जो टॉर्क होगा अबाउट द पॉइंट O, सोचिए ये O पॉइंट मैंने कोई ले लिया है यहां पे, इस O पॉइंट के अबाउट अगर मैं टॉर्क निकालना चाहूं तो वो टॉर्क कितना आएगा वो मैं देखना चाह रहा हूं। तो मैंने क्या किया, मैंने इस O पॉइंट से इस F1 तक एक R1 वेक्टर ले लिया ये, और यहां से यहां तक आपका एक R2 वेक्टर ले लिया। ये मेरा R2 वेक्टर हो गया, सही है जी। तो सबसे पहले τ1 निकालते हैं। τ1 क्या है बताओ जरा? टॉर्क ड्यू टू F1 अबाउट द पॉइंट O। इस रिजिड बॉडी का टॉर्क इस फोर्स की वजह से O पॉइंट के अबाउट, तो वो आपका बनेगा R1 क्रॉस F1। ऐसे ही जो दूसरा फोर्स है F2, उसका बनेगा R2 क्रॉस F2। ये दूसरे फोर्स की वजह से आ गया R2 क्रॉस F2। मुझे चाहिए नेट टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट O, तो बनेगा τ1 प्लस τ2। तो अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो बनेगा R1 क्रॉस F1 प्लस बताइए R2 क्रॉस F2। ये बनेगा भाई। F1 को मैं F रख देता हूं और F2 को मैं -F रख देता हूं, ठीक है। तो अगर आप ऐसा करोगे तो बन जाएगा R1 क्रॉस F माइनस R2 क्रॉस F। ये बन जाएगा मेरा टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट O। अब अगर मैं फर्दर थोड़ा सा एक स्टेप और आगे चलूं तो बनेगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर क्रॉस F। ये बनेगा टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट O। अब ये जो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर है ये क्या चीज है भाई? R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अगर मुझे करना हो तो इसको हम कैसे देखें? तो अगर आप ध्यान से देखें तो मैं कह सकता हूं कि ये मेरा R2 है। अगर मैं यहां पे इस वेक्टर को D बोल दूं, जरा देखिएगा दोस्तों, यहां पे इसको अगर मैं D वेक्टर बोल दूं तो आप ये कह सकते हो कि R2 वेक्टर प्लस D वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर। बोलिए भाई, R2 प्लस D इज इक्वल टू R1 बन जाएगा, सही है।
तो यहां से आप ये बोलोगे कि डी वेक्टर जो आएगा इट कम्स आउट टू बी r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। तो इसको मैं डी वेक्टर लिख देता हूं भाई। तो क्या बन गया दोस्तों, ये बन गया टाउ नॉट, जो ओ पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क आया है, इट कम्स आउट टू बी डी क्रॉस एफ, वेयर डी इज दिस वेक्टर। ये जो है ये मेरा डी है, और डी क्या है बता, परपेंडिकुलर नहीं हो गया, क्योंकि दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट है तो उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी भाई डी। तो ठीक है, डी तो फिर उन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, तो इसका सीधा सीधा मतलब मैं डी एफ लिख देता हूं, ठीक है, या एफ इंटू डी लिख दो। डी एफ से अगर कंफ्यूज हो रहे तो एफ अलग कर दो और डी अलग कर दो, ठीक है भाई। तो सीधा सीधा प्रोडक्ट हो जाएगा। डी क्या है, उनके बीच की परपेंडिकुलर लेंथ, ठीक है, दोनों फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर लेंथ। तो इस तरह से आपके पास क्या आ जाएगा, टॉर्क आ जाएगा अबाउट दिस पॉइंट ओ। अब यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज है, इस टॉर्क के एक्सप्रेशन में कहीं पे भी R1 और R2 अपीयर नहीं हुआ। ध्यान से देखो, इसको आपने डी लिख दिया तो ये फाइनल एक्सप्रेशन है, इसमें R1 एंड R2 अपीयर नहीं हुआ। इसका मतलब है ये जो टॉर्क की वैल्यू है इररिस्पेक्टिव ऑफ द पॉइंट, जिस पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क निकालना चाह रहे हो उस पर डिपेंड नहीं कर रही है। अगर ये पॉइंट यहां के बजाय यहां पे होता, इस पॉइंट के अबाउट निकालना होता, तो भी आंसर यही आना था। अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट निकालता तब भी मेरा आंसर यही आना था। इसका मतलब ये एक फ्री वेक्टर है, इसको आप कहीं पे भी दिखा सकते हो। आप ये बोल सकते हो कि जब भी दो फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट हो तो उनकी वजह से जो टॉर्क आएगा वो किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालो वो आपका सेम ही आएगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसीलिए हमने इसको अलग से समझने की कोशिश की है कि टॉर्क ड्यू टू कपल क्या आएगा। कोई भी रिजिड बॉडी है, अगर उसके ऊपर आप इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगा रहे हो तो जो टॉर्क की वैल्यू आएगी वो कुछ नहीं है, आप फोर्स का मैग्नीट्यूड ले लो, कोई भी फोर्स, दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट ही है तो कोई भी एक का मैग्नीट्यूड ले लो इनटू उनके बीच में परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है डी से मल्टीप्लाई कर दो। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आप जो है टॉर्क की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। अब आप कोई बोलेगा कि सर मुझे इस पॉइंट के अबाउट चाहिए, सोचिए यहां पे कोई पॉइंट है या चलो यहां पे कोई पॉइंट है, तो आपके पास क्या हो जाएगा बताओ, ये R1 डायरेक्शन हो जाएगी, ये इसको आप R1 बोल दो, इसको आप R2 बोल दो, किसी को भी R1 R2 बोल सकते हो। तो आप ये कह सकते हो जब आप कैलकुलेट करोगे तो यही एक्सप्रेशन फिर से आएगा, क्योंकि आप इसको R1 बोल रहे हो, अब इसको R2 बोल रहे हो, तो सेम ही एक्सप्रेशन आएगा और R1 माइनस R2 की जगह फिर से D आ जाएगा। इसका मतलब ये एक इंटरेस्टिंग केस है। तो एक काम करते हैं, पहले इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट से इसको चेक करके देखते हैं कि क्या ऐसा सच में है, क्या ये हम सही देख रहे हैं क्या इस चीज को, मतलब क्या ये एग्जैक्टली ऐसे ही है रियल वर्ल्ड में। तो पहले इसको जरा एक्सपेरिमेंट वाले तरीके से चेक करते हैं और उसके बाद वापस बोर्ड पे आते हैं और इसके ऊपर फर्दर आगे की कुछ कैलकुलेशंस को करते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर एक्सपेरिमेंट सेटअप में, इसको परफॉर्म करके देखते हैं। तो दोस्तों मैं एक्सपेरिमेंट सेटअप में रेडी हूं। सबसे पहले मैं आपको सेटअप समझा देता हूं और उसके बाद इसकी रीडिंग को हम ऑब्जर्व करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए कि मेरे पास ये टॉर्क गेज है, जो अपने को टॉर्क रीड करेगा वो हमने यहाँ पे लगा रखा है। 3 कैमरे हमने लगा रखे, एक टॉप व्यू आपको दिखा रहा है और एक साइड व्यू जो इसकी रीडिंग को दिखा रहा है और एक फ्रंट कैमरा है जिसमें आप मुझे देख पा रहे हो। यहाँ पे हमने एक रोड ली हुई है ऐसे, जिसका ये एक तरह का सेंटर है जिसके अबाउट ये फिक्स है, आप ये समझिए। और यहाँ पे हमने 1 किलोग्राम को हैंग किया है और इधर भी 1 किलोग्राम को हैंग किया है। तो यहाँ पे 9.81 न्यूटन का फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है और 9.81 न्यूटन का फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। बट फ्रिक्शन की वजह से, पुली में बीच में फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन की वजह से 9.81 यहाँ पे ट्रांसफर नहीं हो रहा। मैं मान के चला हूं कि 9.6 न्यूटन जो है या 9.7 न्यूटन जो है वो ट्रांसफर हो रहा है। तो जितना यहां पे फोर्स लग रहा है उतना ही यहां पे फोर्स लग रहा है। तो एक तरह से, और दोनों ऑपोजिट भी हैं, तो आप यहां पे कह सकते हो यहां पे कपल फोर्स जो है वो काम कर रहा है, कपल एक्ट कर रहा है। इनके बीच का जो गैप है वो करीबन 22.5 सेंटीमीटर के अराउंड है। 22.5 से 23 सेंटीमीटर के बीच है, थोड़ा बहुत एरर आप लेके चलिए। 22.5 सेंटीमीटर के बीच का इनके बीच का गैप है। और यहां पे एक और चीज नोटिस कीजिएगा, यहां से ये जो डिस्टेंस है और यहां से ये जो डिस्टेंस है वो अलग अलग है। आप देख सकते हो ये डिस्टेंस थोड़ी सी कम है और ये डिस्टेंस थोड़ी सी ज्यादा है। और मैं इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल रहा हूं, तो टॉर्क की जो रीडिंग आ रही है वो 2.2 न्यूटन के अराउंड आ रही है। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं फोर्सेस को सेम रखूंगा बट मैं इस पॉइंट को बदलने वाला हूं।
जिस पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क देख रहे हो, मैं इस पॉइंट को आगे पीछे मूव करूंगा, और मूव करूंगा तो देखते हैं कि भाई रीडिंग जो है वो 2.2 न्यूटन के अलावा कुछ और आती है क्या? फोर्सेस सेम रखेंगे, और इनके बीच का जो गैप है ना 22.3 सेंटीमीटर, वो भी सेम रखेंगे। बस जिस पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क निकाल रहे हो वो पॉइंट मुझे चेंज करना है। फिलहाल जो डिस्टेंस है ये वाली ये कम है और ये डिस्टेंस ज्यादा है, तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको कम करूंगा और इसको बढ़ाऊंगा, सो दैट ये पॉइंट मेरा चेंज हो जाए, और फिर से टॉर्क को रीड करते हैं। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो चलिए दोस्तों, इसके नेक्स्ट पार्ट को जरा देखते हैं। तो यहां पे आप क्लियरली देख सकते हो कि जो टॉर्क है वो 2.2 न्यूटन फिर से दिखा रहा है। थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन इसमें रहेगा, ठीक है। सेम फोर्सेस जो पिछले केस में थे वही लगा रखे हैं। डिस्टेंस भी उनके बीच की हमने सेम रखी हुई है 22.5 सेंटीमीटर। लेकिन इस बार चेंज ये है कि ये जो पॉइंट जिसके अबाउट आप टॉर्क निकाल रहे हो वो पॉइंट अब पिछले वाला नहीं है। अब ये डिस्टेंस हमने कम कर दिया, ये डिस्टेंस हमने ज्यादा कर दिया है, लेकिन टॉर्क की वैल्यू जो है इस पॉइंट के अबाउट भी वो सेम ही आ रही है। इसका मतलब जब भी आपके कपल फोर्सेस काम कर रहे होंगे, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस काम कर रहे होंगे, तो उनसे जो टॉर्क निकलेगा वो आपका किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क देख रहे हो उस पर डिपेंड नहीं करेगा। वो किसी भी पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क देखो, वो जो टॉर्क की वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। इसको अगर एक और इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आपको देखना है तो इसके नेक्स्ट पार्ट को एक अलग तरह से हम सेटअप को रेडी करते हैं और उसमें फिर से इसको हम जरा ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं कि जो टॉर्क की वैल्यू है वो क्या निकल के आती है। तो इसको एक और तरीके से हम परफॉर्म करके देखते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में। तो चलिए दोस्तों, मैं सेटअप में रेडी हूं। सबसे पहले ये सेटअप डिफरेंट कैसे है पिछले सेटअप से, उसको जरा देखिए। पिछले सेटअप में हम एक ऐसी रोड का इस्तेमाल कर रहे थे और उसमें दो फोर्सेस एक्ट कर रहे थे, एक इधर और एक इधर, बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट थे, इक्वल फोर्सेस थे। और जो हम टॉर्क कैलकुलेट कर रहे थे वो जहां पे फोर्सेस हमारे एक्ट कर रहे थे उस लाइन को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो उस ज्वाइनिंग लाइन के ऊपर हमने कोई पॉइंट लिया था। जरूर नहीं वो मिडिल में था, वो हमने आगे पीछे ऐसे स्लाइड करके इसको देखा था और वहां पे हमने पॉइंट लिया था। मतलब जो लाइन ज्वाइनिंग थी उसी के ऊपर पॉइंट था और उससे हम उस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल रहे थे। यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस हैं। आप देख सकते हो एक फोर्स इधर है, दूसरा फोर्स आपका इधर है, इक्वल एंड ऑपोजिट है, एक दूसरे के ऑपोजिट है। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इनमें जो गैप है वो अगेन हमने 22.5 सेंटीमीटर के अराउंड ही रखा है। थोड़ा बहुत एरर हमेशा रहता है, लेकिन इस बार इंटरेस्टिंग ये है कि हमने जो इनकी लाइन ज्वाइनिंग है उस लाइन ज्वाइनिंग के ऊपर कोई पॉइंट नहीं लिया। जिस पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क निकाल रहे हैं वो पॉइंट आपका लाइन ज्वाइनिंग पे लाई नहीं कर रहा, उससे थोड़ा अवे लाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि चाहे आप पॉइंट को उन दोनों की लाइन ज्वाइनिंग पे ले लो जिसके अबाउट आपको टॉर्क निकालना है, या उससे दूर ले जाओ या कहीं और ले जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टॉर्क की जो वैल्यू आएगी वो सेम रहेगी। और आप देख भी सकते हो यहां पे टॉर्क की जो वैल्यू है वो 2.2 न्यूटन मीटर है। पहले भी इतना ही था, अभी भी इतना ही है। कंडीशन बस ये है कि इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस हैं और उनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो सेम है। तो यहां से हमें एक चीज समझ आती है और वो ये कि जब भी आपके कपल एक्ट कर रहे होंगे, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे और उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर d होगी तो टॉर्क की जो वैल्यू आएगी वो इंडिपेंडेंट होगी किस पॉइंट के अबाउट आप निकाल रहे हो उसके। कहीं पे भी आप पॉइंट ले लो, उस पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क आएगा वो कांस्टेंट रहेगा। आई होप आपको एक क्लियर हुआ। ऐसा क्यों होता है इसको हम डिस्कस करेंगे हमारे क्लास में। हम स्क्रीन पे अपना बोर्ड की स्क्रीन पे चलते हैं और वहां पे इसको डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जब भी आपके इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं तो उससे टॉर्क जो आ रहा है वो किस पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट कर रहे हो उस पर डिपेंड नहीं कर रहा। इसका मतलब जो टॉर्क होगा कपल की वजह से वो आपका एक फ्री वेक्टर होगा, उसको आप कहीं पे भी दिखा सकते हो, किसी भी पॉइंट के अबाउट दिखा सकते हो। आई होप आपको एक क्लियर हुआ। तो चलिए मिलते हैं फिर बोर्ड पे और इसको फर्दर एनालाइज करते हैं। तो दोस्तों आपने एक्सपेरिमेंट देखा। अब यहां पे आपको एक कंफ्यूजन ये हो सकता है कि जब भी दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एक्ट करते हैं रिजिड बॉडी के ऊपर तो उनकी वजह से जो टॉर्क आता है वो तो सीधा सीधा FD आप लिख सकते हो, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, दीज टू फोर्सेस। इससे आप मैग्नीट्यूड तो निकाल लोगे टॉर्क का, बट डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करें? तो डायरेक्शन के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे कोई रिजिड बॉडी है और इस रिजिड बॉडी के ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। एक फोर्स मेरा इस पॉइंट पे इस तरफ है और एक फोर्स मान लीजिए इस तरफ है। ये भी मेरा F है और ये भी मेरा F है। इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये मान लीजिए D है। तो आप बोलोगे सो मैग्नीट्यूड आएगा टॉर्क का वो आएगा D इंटू F या F इंटू D।
एफ और डी को मल्टीप्लाई कर दो, ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा टॉर्क का। बट सवाल यहां पे यह है कि इसकी जो डायरेक्शन आएगी वो किधर आएगी टॉर्क की। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पे 2 पॉइंट आप ले लो, एक पॉइंट यहां पे एक्ट कर रहा है फोर्स और एक फोर्स यहां पे एक्ट कर रहा है। तो एक काम करते हैं, टॉर्क जो है वो इनमें से कोई एक पॉइंट के अबाउट निकालते हैं। सोचिए मैं इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल रहा हूं, तो भी आंसर तो यही आएगा, टॉर्क का मैग्नीट्यूड तो यही आएगा भाई, क्योंकि मैंने आपको बताया कपल फोर्सेस की वजह से जो टॉर्क निकल के आता है वो फ्री वेक्टर होता है। तो किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालो, आंसर यही आएगा। चलिए मैं इस पॉइंट के अबाउट देख रहा हूं, एक बार के लिए देखते हैं, जो बेसिक कंसेप्ट है उससे सोचते हैं। तो अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालूंगा तो ये जो फोर्स है ये जीरो टॉर्क पैदा करेगा। क्यों? क्योंकि ये फोर्स खुद इसी पॉइंट पे एक्ट कर रहा है। इस पॉइंट से फोर्स का जो आर वेक्टर बनेगा वो जीरो बनेगा, आर क्रॉस एफ होता है ना टॉर्क। तो इसी पॉइंट पे फोर्स एक्ट कर रहा है और इसी पॉइंट के अबाउट आपको टॉर्क बताना है, तो जीरो आएगा। तो इसका जो टॉर्क है इस पॉइंट के अबाउट वो जीरो हो गया। अब आप बताइए इस फोर्स का टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट क्या बनेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहां से जिस पॉइंट के अबाउट आपको टॉर्क निकालना है वहां से इस यहां तक का आपको आर बनाना होगा। ये मेरा आर हो गया, आर वेक्टर हो गया, और ये मेरा एफ हो गया। तो आर क्रॉस एफ करना है भैया आपको यहां पे। तो आर क्रॉस एफ करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, आर मेरा इस तरफ है, आर की जगह पे डी लिख सकते थे आप। तो आर मेरा वेक्टर इधर है और एफ इधर है, आर क्रॉस एफ करोगे तो आपका जो टॉर्क है वो अंदर की तरफ आएगा। तो इस तरह से आप जो है डायरेक्शन भी निकाल सकते हो कि कौन सी डायरेक्शन में आएगा। या आप लॉजिक लगाइए, एक फोर्स इधर है एक फोर्स इधर है, तो इन दोनों की वजह से जो रिजिड बॉडी है वो ऐसे रोटेट करने की कोशिश करेगी ना भाई, कॉमन सेंस लगाओ, ऐसे रोटेट करेगी, इस तरफ रोटेट करेगी। तो जिधर रोटेट कर रही है उधर आप अपनी फिंगर्स को घुमा दो, आपके पास क्या आ जाएगा, टॉर्क की डायरेक्शन आ जाएगी। थंब जो है वो आपको टॉर्क की डायरेक्शन दे देगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया कि कैसे हम डायरेक्शन को कैलकुलेट करें। ठीक है, अब चलिए इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो जब भी आपको इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस नजर आए, उनकी वजह से जो टॉर्क है वो कहीं पे भी आप दिखा सकते हो उस रिजिड बॉडी में, वो एक फ्री वेक्टर होता है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। तो जरा देखिए, मैं एक दो क्वेश्चंस को ले रहा हूं सो दैट आपकी एक बढ़िया अंडरस्टैंडिंग बने। जरा देखिए, अब मेरे पास एक टायर है या कोई डिस्क मान लो, चलो ठीक है, और ये आई कैप डायरेक्शन है और ये मान लीजिए जे कैप डायरेक्शन है, ये ओरिजिन है। इसकी जो रेडियस है वो आपको दे रखी है, वो है मान लीजिए 0.2 मीटर, ये आपको रेडियस दे रखी है। अब यहां पे एक फोर्स एक्ट कर रहा है और वो है 600 न्यूटन का। ठीक है, वो है 600 न्यूटन का, और ये जो एंगल दे रखा है ये आपको दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है जी। अच्छा, यहां पे एक फोर्स एक्ट कर रहा है जो इस तरफ है, ऐसे लगा हुआ है फोर्स। ठीक है, और ये जो फोर्स है, इस फोर्स की वैल्यू आपको दे रखी है, मैं जरा एंगल लिख देता हूं। ये जो एंगल है मान लीजिए ये है 30 डिग्री। ठीक है जी, और इसकी जो वैल्यू है वो आपको ये दे रखी है 1200 न्यूटन। ठीक है जी, ये आपको मान लीजिए 1200 न्यूटन की वैल्यू यहां पे दे रखी है। आपको बताना है इस ओ पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क आएगा वो क्या आएगा। तो वो आप बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो दोस्तों। जरा देखिए कैसे, आप बेसिक लॉजिक से भी कर सकते हो और आप कपल वाले कंसेप्ट से भी लगा सकते हो। जरा देखिए, अगर मैं इसके दो कंपोनेंट में इसको बनाऊं तो एक फोर्स इसका इधर बनेगा और एक फोर्स इसका इधर बनेगा। ये जो फोर्स है ये बता सकते हो कितना बनेगा। तो आप 60 का आप कोसाइन ले लो, 60 cos 60 600 cos 60, तो 300 न्यूटन इधर लगेगा एंड 600 sin 60। तो sin 60 करोगे तो क्या बन जाएगा, 600 इंटू √3/2। sin 60 करोगे तो √3/2, तो ये बन जाएगा 300 √3 न्यूटन, ये इधर लगेगा भाई। ठीक है, अब सुनिए, यहां पे एक मिनट, यहां पे मैंने गड़बड़ कर दी भाई। यहां पे जो है, यहां पे मुझे 300 लेना चाहिए, 300 कि 600,
यहां पे मुझे फोर्स लेना चाहिए 600√3। अब सही है, ठीक है, जरा देखते हैं। तो यहां पे 600 न्यूटन का फोर्स लग रहा है 60 डिग्री पे, यहां पे 600√3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है 30 डिग्री पे। आपको इस ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क पूछा है कि ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या आएगा। तो यहां पे हमने रिजोल्व कर लिया दो हिस्सों में, एक 300 न्यूटन का इधर और एक 300√3 न्यूटन का इधर। अब आइए ऐसे ही आपको इसको रिजोल्व करना होगा। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट आपका इधर से इधर हो गया और एक कंपोनेंट आपका इधर से इधर हो गया। अब आप बताओगे ये जो बनेगा ये क्या बनेगा। इसके लिए 600√3 sin 30 करना पड़ेगा। तो sin 30 करोगे तो ये बन जाएगा 300√3 न्यूटन। 300√3 न्यूटन तो ये आ गया। और ये क्या बनेगा, इसके लिए आपको cos 30 करना पड़ेगा और cos 30 होता है √3/2। तो ये आपका बन जाएगा 600√3 इंटू √3/2 करोगे तो ये 900 न्यूटन ये बन जाएगा, 900 न्यूटन ये आएगा। एक बार चेक कर लो भाई, मेरे हिसाब से तो ठीक है, ठीक है। हाँ जी, ये 900 बनेगा, √3/2 कर दिया ना मैंने, तो 300 इंटू √3 तो 3 आ जाएगा ना, तो 900 बन जाएगा। और यहाँ पे ये sin 30 हो जाएगा, sin 30 करोगे तो सीधा सीधा ही आएगा। तो ये रेड कलर में जो आपको टॉर्क फोर्सेस नजर आ रहे हैं वो हमें पता चल गए। अब क्या करना है, अब टॉर्क निकालना है ओ पॉइंट के अबाउट। अगर आप ध्यान से देखें, ये 300 न्यूटन और ये 900 न्यूटन, ये सेम जिस पॉइंट के अबाउट आपको टॉर्क निकालना है उसी लाइन ऑफ एक्शन, मतलब जो ओ पॉइंट है ये इन दोनों फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन पे ही लाई कर रहा है। तो यहां से अगर आप R क्रॉस F करोगे ना वो 0 आएगा, क्योंकि R जो है वो F के लाइन ऑफ एक्शन पे लाई कर रहा है। तो R की जो डायरेक्शन होगी, जैसे यहां से यहां तक का अगर आप R देखोगे तो इधर आएगा और F आपका 300 न्यूटन इधर है, तो ऑपोजिट आ गए एक दूसरे में, 180 डिग्री एंगल हो गया, तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगा। सिमिलरली यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे 900 न्यूटन इधर लग रहा है और R मेरा यहां से यहां तक का इस तरफ है, तो अगेन R और F जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए, तो अगेन एंगल जो है 180 का है, क्रॉस प्रोडक्ट फिर से 0 आएगा। इसका मतलब अगर मेरा पॉइंट फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन पे लाई कर रहा है तो टॉर्क 0 आता है। तो इन दोनों फोर्सेस की वजह से जो टॉर्क आएगा अबाउट ओ पॉइंट वो 0 आएगा। अब बचे कौन सा फोर्स, इधर ये रह गया और इधर जो है वो ये रह गया, और दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल हैं और दोनों ऑपोजिट भी हैं। तो ओ पॉइंट के अबाउट अगर आपको टॉर्क निकालना है, या मैं यहां पे कोई पॉइंट बोल देता, ए बोल देता या बी बोल देता या सी बोल देता या डी बोल देता, जितने भी ये सारे पॉइंट होंगे उन सारे पॉइंट्स के अबाउट जो टॉर्क निकलेगा वो सेम ही आएगा दोस्तों। क्योंकि ये जो टॉर्क है इन दोनों की वजह से, जो फोर्सेस की वजह से जो टॉर्क आया है वो तो कैंसिल हो गया, क्योंकि ये जितने भी पॉइंट है सारे इन दोनों फोर्सेस 300 न्यूटन और 900 न्यूटन के लाइन ऑफ एक्शन पे ही लाई कर रहे हैं। तो इन दोनों फोर्सेस की वजह से इन जितने भी ये पॉइंट इस लाइन पे लाई करेंगे उन पॉइंट्स के अबाउट टॉर्क 0 आएगा, इन दोनों फोर्सेस का। लेकिन ये जो दो फोर्सेस हैं ये क्योंकि इक्वल एंड ऑपोजिट हैं, तो ये तो परवाह ही नहीं करेंगे कि पॉइंट कहां पे है, इनकी वजह से जो टॉर्क आएगा वो तो किसी भी पॉइंट पे देखो वो तो सेम ही रहेगा। कितना रहेगा बताओ जरा, वो रहेगा 300√3 इंटू इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो 0.4 बनेगी, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 120√3 न्यूटन मीटर। ये टॉर्क जो है ये आपको देखने को मिलेगा, ये टॉर्क इन दोनों फोर्सेस की वजह से देखने को मिलेगा। तो अगर आपको ओ के अबाउट बताना हो या ए के या बी के या सी के या डी के, आंसर जो है वो इतना ही रहेगा। लेकिन अगर आपको टॉर्क बताना होता इस पॉइंट के अबाउट, ई के अबाउट, तो फिर आंसर डिफरेंट होता। तो फिर क्या आंसर होता, जरा देखिए, अगर आपको ई के अबाउट टॉर्क बताना होता तो फिर इन दोनों फोर्सेस की वजह से तो ठीक है, ये और ये जो लग रहे हैं इन दोनों की वजह से जो आपने टॉर्क निकाला है वो बिल्कुल सही निकाला है, वो उतना ही रहेगा। चाहे आप ए के अबाउट निकालो, बी सी डी ई किसी के अबाउट भी निकालो, जो कपल जो फोर्सेस है ना, जो ये जो लग रहा है एक नीचे और ये ऊपर, इन दोनों की वजह से जो टॉर्क आया ये तो उतना ही रहेगा। तो इसका मतलब इस ई के अबाउट ये तो उतना ही है 120√3, ये तो उतना ही रहेगा। बट एक दिक्कत है, इसमें ऐड होगा और इसकी डायरेक्शन भी आएगी। पहली बात तो इसकी डायरेक्शन देख लेते हैं क्या आएगी। इसकी जो डायरेक्शन आएगी, क्योंकि ऐसे ये नीचे लग रहा है ये ऊपर लग रहा है, तो ऐसे घुमाएगा, तो अगर मैं दिखाऊंगा तो अंदर की तरफ आएगा ना डायरेक्शन इसकी। भाई ये ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा ना, ये फोर्स और ये फोर्स,
ऐसे लग रहे हैं ना, तो इस डिस्क को ऐसे रोटेट करने की कोशिश करेंगे। अब भाई आप खुद सोचिए, इधर से आप कोई फोर्स लगाओ डिस्क के ऊपर और इधर से कोई फोर्स लगाओ तो डिस्क ऐसे रोटेट करेगी ना, तो आप उससे आप सोच सकते हो, तो ये अंदर की तरफ ये फोर्स की डायरेक्शन आएगी। क्रॉस लगा देता हूं मैं, बट इसमें अब ऐड होगा, क्या चीज ऐड होगा बताओ जरा, क्योंकि मैं टॉर्क अबाउट ई पॉइंट देख रहा हूं भाई, टॉर्क अबाउट ई पॉइंट देख रहा हूं। अब इसमें ऐड होगी चीजें, क्या, जो आपका 900 और जो 300 न्यूटन का जो फोर्स था वो भी अब इस पॉइंट के अबाउट जो है वो टॉर्क पैदा करेंगे, वो जीरो नहीं होंगे अब। क्यों? क्योंकि ये जो ई पॉइंट है इन दोनों फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन पे नहीं लाई कर रहा। जो ये दो फोर्स थे 300√3 और 300√3, इनकी वजह से जो टॉर्क आएगा वो तो फ्री वेक्टर है, उसको तो आप कहीं पे भी दिखाओ वो तो हर जगह सेम ही रहेगा। लेकिन ये जो दो फोर्सेस और लगा दिया आपने, इनकी वजह से जो टॉर्क आएगा वो इस लाइन ऑफ एक्शन पे तो जीरो ही रहेगा, लेकिन अगर कहीं और पॉइंट ले लिया तो इनकी वजह से भी टॉर्क आएगा। तो सबसे पहले 300 की वजह से निकालते हैं। कैसे निकालोगे बताओ जरा। तो यहां से यहां तक का जो आर है वो देख लो, ठीक है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का अगर आप आर देखोगे तो ये आएगा, ठीक है। तो उसके लिए मुझे डिस्टेंस देनी पड़ेगी। सोचिए ये 0.1 डिस्टेंस पे है, ये 0.1 पे है, ठीक है। तो अब आप बताओ यहां से यहां तक का जो आर आएगा, और एंगल भी आप निकाल सकते हो। ये आपका 0.1 है, ये 0.2 है, तो ये जो एंगल आएगा ये कितना बनेगा बता सकते हो। तो एंगल आप निकाल सकते हो भाई, और उससे आप इसकी वजह से फोर्स निकाल सकते हो ना भाई, कितना आएगा मैं सीधा सीधा लिख दूं। आप ये भी देख सकते हो कि ये फोर्स इधर है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख लो ना फोर्स से, आर क्रॉस एफ में आप इसको एक और तरीके से भी निकाल सकते हो। और वो क्या होता है, फोर्स ले लो 300 इंटू क्या कर दो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिस पॉइंट के अबाउट आप निकाल रहे हो वहां से इस फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है 0.1, वो आप ले लो 0.1, ठीक है। तो ये मेरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, ये मेरा फोर्स हो गया। वैसे मैं आपको एक और बताऊं, फोर्स जो है ना वो आपका जो 300 न्यूटन है उसको आप जब टॉर्क निकालते हो, चाहे यहां दिखाओ चाहे यहां दिखाओ चाहे यहां, इसके लाइन ऑफ एक्शन पे कहीं पे भी दिखा सकते हो टॉर्क को, फोर्स को, उससे फर्क नहीं पड़ता टॉर्क कैलकुलेशन में। जैसे फोर्स मान लीजिए यहां पे इस तरफ एक्ट कर रहा है और इस पॉइंट के अबाउट आपको या इस पॉइंट के अबाउट आपको टॉर्क बताना है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, इसको आप आर लेते हो, ठीक है, इसको आप आर लेते हो और इसको आप एफ लेते हो और आर क्रॉस एफ कर देते हो। आप जो फोर्स है ना उसकी जो लाइन ऑफ एक्शन है उसके ऊपर कहीं पे भी दिखा सकते हो फोर्स को, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे इस फोर्स को यहां पे दिखा दो, एज फार एज टॉर्क इज कंसर्न कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको ले लो R1 क्रॉस एफ कर दो, सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। आप चाहे इस फोर्स को यहां पे दिखा दो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये आप R2 ले लो, R2 क्रॉस एफ कर दो, ठीक है। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों हो रहा है, फर्क क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि जरा देखिए R1 क्रॉस एफ करते हो ना या R क्रॉस एफ करते हो तो आपके पास क्या आता है, ये मान लीजिए मेरा R वेक्टर है, ये मान लीजिए मेरा F वेक्टर है, इनके बीच का एंगल है थीटा, तो ये बनेगा RF साइन थीटा। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं ये बन जाएगा R साइन थीटा इंटू एफ। और R साइन थीटा क्या है जरा बताओ। अगर ये एंगल R और F के बीच थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये 180 माइनस थीटा, ये 90, तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका ये 180 माइनस थीटा हो गया और ये आपका 90 हो गया। तो ये क्या बचेगा बता सकते हो, ये आपका बचेगा थीटा माइनस 90, थीटा माइनस 90, ठीक है, ये एंगल। अब सुनो, ये है मेरा R और ये है थीटा माइनस 90, तो ये लेंथ क्या बनेगी, परपेंडिकुलर लेंथ, ये बनेगी R साइन थीटा। तो R साइन थीटा कुछ नहीं होती, फोर्स के परपेंडिकुलर लेंथ ही होती है। जो फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है उसके परपेंडिकुलर लेंथ जो होती है उसको R साइन थीटा कहते हैं। इसका मतलब जब भी आपको टॉर्क कैलकुलेट करना हो, आप जो है फोर्स लिख रहे हो उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस को देख लिया करो, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इससे आपके पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा टॉर्क का। और डायरेक्शन कैसे आएगी, डायरेक्शन के लिए R इधर ले लो चाहे आप इधर ले लो, एक ही बात है। जो ओरिजिनल R था वो ले लो, आप इधर ले लो R, इधर ले लो F, R क्रॉस F कर दो और थंब से आप डायरेक्शन बता सकते हो। डायरेक्शन निकालना तो बहुत आसान होता है, मैग्नीट्यूड निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। तो जैसे कि यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो ये दो फोर्सेस है इनको तो आप छोड़ ही दो, इनको तो आपने देख ही लिया और उनकी वजह से डायरेक्शन निकाल दी। अब आइए 300 न्यूटन इधर एक्ट कर रहा है, तो ये मेरा 300 न्यूटन इधर है, इसको मैं इस लाइन ऑफ एक्शन पे कहीं पे भी दिखा सकता हूं और जो परपेंडिकुलर लेंथ है वो 0.1 है, तो 300 इंटू 0.1 कर दिया मैंने। अब डायरेक्शन देखो, R की डायरेक्शन ये ले लो आप और F मेरा इधर है, तो R क्रॉस F करोगे तो बाहर की तरफ आएगा ये। R मेरा, चाहे आप R इधर ले लो कोई दिक्कत नहीं है, R मेरा इधर है, F मेरा इधर है। इस पॉइंट पे अगर आपको R और F दिखाना हो तो इस पॉइंट पे R आपको इधर दिखाना पड़ेगा और F आपको इधर दिखाना पड़ेगा।
आप बोलोगे नहीं सर एफ तो अंदर की तरफ है, भैया जिस पॉइंट पे आप डायरेक्शन दिखाते हो वहां पे टेल लाई करनी चाहिए वेक्टर की टेल ये यहाँ पे है, ठीक है। तो आर मेरा इधर है, एफ मेरा इधर है, आर क्रॉस एफ करोगे तो बाहर की तरफ आएगा, इसका मतलब ये जो आएगा ये बाहर की तरफ आएगा, समझ आया। तो ये जो इसकी वजह से जो टॉर्क आएगा वो बाहर की तरफ आएगा। अब आइए दूसरा 900 न्यूटन वाला जो फोर्स है, अब बताओ ये 900 इधर इस लाइन ऑफ एक्शन पे है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये वाली है, इसके परपेंडिकुलर अगेन 0.1 है, तो अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूंगा तो क्या आएगा 900 इंटू 0.1, ये तो मेरा मैग्नीट्यूड हो गया, परपेंडिकुलर लेंथ निकाल ली हमने यहां से और ये हमारा फोर्स निकाल लिया 900 इंटू 0.1। डायरेक्शन बताइए अब डायरेक्शन के लिए चाहे तो ये आर देख लो और इधर 900 ले लो, चाहे आप यहां पे ये वाली आर ले लो इस तरफ, अगर आप यहां से यहां मिलाओगे तो आर जो है वो इस तरफ आएगा और एफ 900 न्यूटन मेरा इधर है, ठीक है। तो आर क्रॉस एफ करोगे तो आर इधर है और एफ उधर है, आर क्रॉस एफ करोगे तो अंदर की तरफ आएगा, यहां पे क्रॉस दिखाना पड़ेगा। या फिर आप यहां पे भी कह सकते थे कि आर मेरा ऊपर की तरफ है, परपेंडिकुलर लेंथ मेरी ऊपर की तरफ है और एफ मेरा इधर है, तो आप आर क्रॉस एफ करोगे तो आर से आप एफ की तरफ हाथ घुमाओ, राइट हैंड थंब जो है वो आपको डायरेक्शन दे देगा। तो इस तरह से आप टॉर्क निकाल सकते हो। तो अब देखिए ई के अबाउट जब आप टॉर्क निकाल रहे हो तो कपल मोमेंट जो था वो तो हमने यूं का यूं लिख दिया, कपल टॉर्क जो था वो तो हमने यूं का यूं लिख दिया, उसको तो देखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये दोनों कपल फोर्सेज है, इनकी वजह से जो टॉर्क बनेगा वो किसी भी पॉइंट के अबाउट देख लो वो आएगा एफ इंटू ये पूरी डिस्टेंस डायमीटर, ठीक है, वो आ जाएगा। चाहे वो किसी के पॉइंट के अबाउट देखो, चाहे ए बी सी डी किसी के अबाउट देखो, ये तो उतना ही रहेगा। ई के अबाउट देख रहे हो तो ये उतना ही है, उसमें ये दोनों और सुपरपोज जाएंगे। आप बोलोगे सर ये ई में तो सुपरपोज हो गए ये दोनों, लेकिन अगर मैं ए बी या सी या डी के अबाउट देखता तो ये वाले गायब रहते। क्यों ये दोनों गायब रहते, केवल ये आंसर आता। उसका कारण ये था कि जो ये ए बी सी और डी पॉइंट है ये सारे के सारे इन फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन पे लाई कर रहे हैं, 300 न्यूटन और 900 न्यूटन की। दैट्स वाई इनकी वजह से जो टॉर्क आएगा वो जीरो आएगा ए बी सी डी पॉइंट पे, केवल ये वाला बचेगा वहां पे, ठीक है। तो अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं टॉर्क एट ए, टॉर्क एट बी, टॉर्क एट सी एंड टॉर्क एट डी, ये सारे जो हैं बराबर रहेंगे भाई, और उसकी वैल्यू होगी 120√3 और डायरेक्शन आएगी अंदर की तरफ, ठीक है। और अगर टॉर्क एट ई निकालना हो तो ये निकालना पड़ेगा। अब जरा देखो ये क्रॉस है, ये भी क्रॉस है, दोनों ऐड हो जाएंगे और ये उसमें से माइनस हो जाएगा, रिजल्ट आप जो है निकाल सकते हो यहां पे, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया कि कैसे कपल मोमेंट जो है वो आपकी हेल्प कर देता है चीजों को आसान करने में, ठीक है। और जरा देखिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जरा देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको जरा देखते हैं। देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन है और उसमें आपको इस तरह का कोई ब्लॉक दे रखा है, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस यहां पे है ना, वो ब्लॉक जो है वो दीवार के ऊपर ऐसे हमने उसको लगा रखा है, ये होल्डर है उसके, आप ऐसे समझिए, जो गोल गोल में लगा रहा हूं ये कुछ नहीं है, होल्डर है। यहां पे एक जैसे बीच में वो टायर से लगा देते ना, ये वो वाले हैं, सो दैट ये जो है ऐसे ही है, दीवार बनी हुई है, उसके बीच में फंसा हुआ है ये, आप ऐसे समझ लो। मतलब ये कहीं रोटेट होने के लायक हमने रखा नहीं, इसको बंद कर रखा है पूरा। ठीक है, ऐसे मान लेते हैं 1 मिनट के लिए। इसकी डायमेंशन आपको दे रखी है, सोचिए यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है वो है मान लीजिए मे बी 1 मीटर। यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है वो भी आपकी 1 मीटर है, ठीक है। ये जो लेंथ है ये आपको दे रखी है 3 मीटर, और ये जो पूरी लेंथ है ये आपकी है 5 मीटर। यहां से यहां तक की मान लीजिए 5 मीटर है, माफ कीजिएगा ये मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, ये 1 है तो ये भी 1 है, ठीक है। और ये जो लेंथ है ये मैं 3 मीटर, मतलब ये टोटल 4 मीटर बोल देता हूं, दिस इज 4 मीटर, ठीक है। ऐसा कुछ दे रखा है, अभी कुछ इस तरह का दे रखा है। अब सुनिए, यहां पे एक फोर्स एक्ट कर रहा है इस तरफ, और ये जो फोर्स है ये 200 न्यूटन का है, और यहां पे एक फोर्स एक्ट कर रहा है इस तरफ 200 न्यूटन का।
यहां पे एक फोर्स एक्ट कर रहा है इस तरफ 100 न्यूटन का, और यहां पे एक फोर्स एक्ट कर रहा है इस तरफ 100 न्यूटन का। ठीक है, यहां पे एक फोर्स जो है वो ऐसे एक्ट कर रहा है इस तरफ, और वो एक्ट कर रहा है मान लीजिए अगेन 100 न्यूटन का, और बस यही है, ये आपको दे रखे हैं। चलो मैं एक और दे देता हूं, और वो है यहां पे इस पॉइंट पे एक फोर्स एक्ट कर रहा है, और वो है 100 न्यूटन का, बिल्कुल मिडिल में है अभी ये, तो 0.5 हाइट पे है, ये सेंटर पे है, ये जो ये लेंथ है ये 0.5 है, 0.5। ठीक है, सवाल ये है कि यहां पे कोई रैंडम पॉइंट में ले रहा हूं, ओ पॉइंट, आपको बताना है टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट ओ क्या होगा, ये आपको कैलकुलेट करना, मैग्नीट्यूड भी एंड डायरेक्शन भी। अब जब देखा जाए तो ये बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है आपको। अगर मैं ओ के कोऑर्डिनेट भी दे देता, सोचिए कि ओ जो है ये मेरा यहां पे है 0.1, 0.1, तो बहुत सारे बच्चे तो यहां पे कंफ्यूज होंगे। क्यों कंफ्यूज होंगे? बोलेंगे सर इतने सारे फोर्सेज हैं, अब यहां से सबका आर कैसे निकालें, तो बड़ा मुश्किल है। तो देखा जाए तो लग तो यही रहा है कि बड़ा मुश्किल है, लेकिन इंटरेस्टिंग क्या है, इंटरेस्टिंग यह है कि यहां पे जितने भी फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं हर एक फोर्स का इक्वल एंड ऑपोजिट पेयर बना हुआ है। 200 का ये 200 इक्वल है और ऑपोजिट भी है, ये 100 इक्वल है ऑपोजिट है, ये 100 और ये 100 इक्वल है ऑपोजिट है। इसका मतलब जितने भी फोर्सेज हैं सबका इक्वल एंड ऑपोजिट पेयर एग्जिस्ट कर रहा है। तो इनकी वजह से जो टॉर्क निकल के आएगा पेयर की वजह से, कपल की वजह से, वो एक फ्री वेक्टर होगा, उसको कहीं पे भी दिखा दो आंसर सेम ही रहेगा। सबसे पहले देखते हैं इस 200 और इस 200 की वजह से। तो आप बताओ इनके बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, बताओ 4 मीटर है, तो 200 इंटू 4 कर दूं, इसका मतलब 800 न्यूटन मीटर हो गया। और डायरेक्शन क्या आएगी बताओ, डायरेक्शन आप खुद सोचो, ये नीचे की तरफ खींच रहा है, ये ऊपर की तरफ खींच रहा है, तो ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा ना ये, तो इसका मतलब अंदर की तरफ आ गया, क्रॉस। या आप दूसरे सेंस से भी सोच सकते थे, आप यहां पे इस पॉइंट को आप ओरिजिन ले लो, या इस पॉइंट को ओरिजिन ले लो, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ले लो ना, इस पॉइंट के अबाउट देख लो इन दोनों की वजह से टॉर्क क्या आएगा। या आप इन दोनों को ऐसे जोड़ लो एक बार, और यहां पे इस पॉइंट के अबाउट देख लो, तो इस पॉइंट के अबाउट इसका जो टॉर्क है वो तो 0 ही आएगा। इसका जो टॉर्क आएगा उसमें डी इधर है और एफ मेरा इधर है, तो डी क्रॉस एफ करोगे तो अंदर की तरफ आएगा ना, तो अंदर की तरफ। डायरेक्शन निकालना तो बहुत आसान है, डायरेक्शन निकालना तो बहुत आसान है। एक पॉइंट को आप एक किसी भी फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन पे ही ले लिया करो, तो दूसरा जो फोर्स है वहां तक आप डी देख लो कितना है। ठीक है, तो डी आपने देख लिया, और उसके बाद क्या करना है, डी क्रॉस एफ की डायरेक्शन देखनी है, बस उसी डायरेक्शन आ जाएगी। मैग्नीट्यूड तो आपने डायरेक्टली निकाल दिया ना भाई, मैग्नीट्यूड तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाई कर दो और कुछ नहीं करना। ठीक है, मैग्नीट्यूड के लिए तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखनी है बस। तो ये तो इसकी वजह से हो गया। अब आइए दूसरा 100 और ये वाला 100, तो उनकी वजह से जो कपल मोमेंट बनेगा, कपल टॉर्क जो बनेगा वो क्या होगा, 100 इंटू ये लेंथ, और ये लेंथ क्या है, ये 3 लेंथ है भाई, ये 3 है क्योंकि ये 1 है ना, तो ये 3 बन गई और ये 1 बन गई, तो रूट करोगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का रूट ले लो, तो √10। इनके बीच की जो परपेंडिकुलर लेंथ है वो है √10। और डायरेक्शन किधर आएगी जरा सोचिए, ये आपका इधर लग रहा है, ये इधर लग रहा है, तो एक तरह से अगर मैं इसको इधर से खींचूं और इसको इधर से खींचूं तो ब्लॉक को इस तरफ रोटेट करने की कोशिश करेगा, इसका मतलब ये डॉट आएगा, ये बनेगा डॉट इन दोनों की वजह से। ठीक है, अब आइए 100 और ये 100, तो आप बताओ 100 इंटू क्या हो जाएगा बताओ जरा, इनके बीच की जो परपेंडिकुलर लेंथ है दोनों के बीच की वो 0.5 है, तो 100 इंटू 0.5, बोलिए भाई 100 इंटू 0.5, और किधर लगेगा बताओ, ये आपका इधर लग रहा है, ये आपका इधर लग रहा है, तो ये इस तरफ रोटेट करने की कोशिश करेगा ऐसे, तो ये भी डॉट बनेगा। डायरेक्शन को देखो कैसे, मैं फटाफट डायरेक्शन को लिख रहा हूं, तो इस तरह से क्रॉस डॉट डॉट ये आ जाएंगे। अब बताओ, मुझे तो इस पॉइंट के अबाउट पूछा है, इस ओ पॉइंट के अबाउट आपसे टॉर्क पूछा है, ये सारे के सारे फ्री वेक्टर हैं, इनको आप कहीं पे भी दिखा सकते हो भाई। तो आप बोल दो कि ये जो टॉर्क है ये भी आपका ओ पॉइंट के अबाउट है, ये जो टॉर्क है ये भी आपका ओ पॉइंट के अबाउट है, और ये जो टॉर्क है ये भी आपका ओ पॉइंट के अबाउट है, क्योंकि ओ के अबाउट पूछना है तो सबको ओ के अबाउट मान लो भाई। भाई इन दोनों फोर्सेस की वजह से ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क ये है, इन दोनों फोर्सेस की वजह से इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क ये है, और इन दोनों फोर्सेस की वजह से ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क ये है। क्योंकि कपल एग्जिस्ट कर रहे हैं तो आपको ये फर्क पड़ेगा ही नहीं कि
किस पॉइंट के अबाउट ये टॉर्क है, किसी के अबाउट भी मान सकते हो। तो हमने सबको ओ के अबाउट मान लिया, क्योंकि ओ के अबाउट नेट टॉर्क बताना है आपको। तो सारे टॉर्क्स को आप ओ के अबाउट मान लो। अब आप रिजल्टेंट निकाल लो। तो रिजल्टेंट जो बनेगा आपको, ये टो 1 लिख देता हूं, इसको 2 लिख देता हूं, इसको 3 लिख देता हूं। तो रिजल्टेंट टॉर्क जो आएगा दोस्तों, उसमें सुपरपोज जाएंगे। ये 800 न्यूटन तो क्रॉस है और ये डॉट है, इनको मैं माइनस कर देता हूं, या फिर डॉट वाले को पॉजिटिव ले लो, इसको नेगेटिव ले लो। तो ये बन गया, कैसे भी ले लो यार, क्रॉस वाले को पॉजिटिव ले लो, -10 -50, ठीक है भाई, ये आ गया। और ये मैं क्रॉस की तरफ दिखाऊंगा कि क्रॉस वाले को पॉजिटिव लिया ना मैंने, तो जो पॉजिटिव लिया है ना उसकी तरफ आपको दिखाना होगा। तो रिजल्टेंट टॉर्क जो आएगा ओ के अबाउट, वो ये आ जाएगा। बड़ा आसान केस है। इसी क्वेश्चन को अगर आप वैसे करते ना तो आप पागल हो जाते हैं कि भाई हर एक फोर्स से आप आर निकालते इसका, कि भाई इसका क्या आर है, फिर इसका क्या आर है, फिर इसका क्या आर है, इसका क्या आर है, इसका क्या आर है, ऐसे करते तो भाई पागल हो जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो आप देखिए कि कैसे इस कंसेप्ट ने आपकी हेल्प की ऐसी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने में, ऐसी प्रॉब्लम को आसान बनाने में। मुझे उम्मीद है कि आपको एक कंसेप्ट समझ आया। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अगले एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी और कुछ और नए कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। थैंक यू।